नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य की तबीयत खराब होने से उन्हें सिनर्जी अस्पताल लाया गया है। आपको बता दें कि जहां उनका इलाज भी लगातार जारी है और उनका हालचाल जानने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल भी जाना और इस दौरान चिकित्सकों ने उनके उपचार संबंधी जानकारी भी प्राप्त की और कहा कि बाबा केदार से महाराज जी के शीघ्र स्वस्थ लाभ जो है होने की कामना करता हूं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सीएम धामी रामभद्राचार्य की हालचाल जाने के लिए अस्पताल में पहुंचे और उनका हाल चाल भी जाना है। जगत गुरु रामभद्राचार्य की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, जिनको अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज अभी भी जारी है। तो वहीं जैसे ही सीएम को पता लगा कि अस्पताल में जगत गुरु भर्ती हैं, तो वैसे ही वो उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं और साथ ही उन्हें जल्द ही स्वस्थ होने की उनकी कामना भी की है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। उनकी तबियत खराब होने के बाद में एयर एम्बुलेंस से देहरादून लाया गया, जहां पर एनर्जी अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा। वहीं उनका हालचाल जानने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पहुंचे और उनका हालचाल भी जाना है। जगत गुरु रामभद्र आचार्य जी महाराज से मिलने सिनर्जी अस्पताल पहुंची और मुझे खुशी है कि वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द ठीक हो और उन पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। देहरादून के सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक की गई और बीते दिन यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो सीएम को सौंपे जाने के बाद में कयास भी लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन ये चर्चा अगली बैठक के लिए टाल दी गई है। इस बात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा के सत्र की वजह से कैबिनेट की ब्रीफिंग इस बार नहीं की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के कई सारे जरूरी मुद्दों पर चर्चा की गई है और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे और ये तय है, जिसका हम परीक्षण तय करेंगे और इसके बाद एक और बैठक की जाएगी। साथ ही यूसीसी का ड्राफ्ट भी निकाला जाएगा और इसके साथ में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यूसीसी पास करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा और पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी पास हो जाएगा। आप देखिए, ऐसा है कि विधानसभा का सत्र आहूत है, इसलिए आज मुख्यतः परंपरा ये रही है कि विधानसभा के सत्र के समय में ब्रीफिंग नहीं होती है, नहीं तो मुख्य सचिव आपको ब्रीफिंग करती है। बहुत सारे हमने जो राज्य के जरूरी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे, ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है। उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर चीफ जस्टिस रितु बाहरी शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन में किया गया और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शपथ दिलाएंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। रितु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी और रितु बाहरी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थी। आपको बता दें कि समारोह में सीएम धामी मौजूद हैं और साथ ही आपको बताते चले कि चीफ जस्टिस रितु बाहरी अब शपथ लेंगी, जिसमें सीएम धामी भी मौजूद रहे और राज्यपाल गुरमीत सिंह शपथ दिलाएंगे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि देहरादून की हैं, जहां पर समारोह में सीएम धामी भी मौजूद हैं और साथ ही चीफ जस्टिस रितु बाहरी शपथ लेंगी और राज्यपाल गुरमीत सिंह उन्हें शपथ भी दिलाएंगे। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस रितु बाहरी आज शपथ लेंगी और साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह यहां पर पहुंचकर उन्हें शपथ भी दिलाएंगे। समारोह में सीएम धामी भी मौजूद रहे
और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर चीफ जस्टिस रितु बहारी शपथ लेंगी। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार भारत रत्न से सम्मानित करने जा रही है, जिस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये पूरे भारत ने देखा है कि लालकृष्ण आडवाणी का मोदी और अमित शाह की सरकार आने के बाद किस तरीके से अपमान किया गया। यहां तक कि आडवाणी हाथ जोड़कर खड़े रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनका उत्तर तक नहीं दिया, उन्हें दरकिनार कर दिया। माहरा ने भी कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया जा रहा है और इससे हमें खुशी भी है, पर बीजेपी अब चर्चा का विषय बनने से बचने के लिए यह सब काम कर रही है। ये पूरे भारत ने देखा है कि लालकृष्ण आडवाणी का मोदी और अमित शाह की सरकार आने के बाद किस तरीके से अपमान किया गया। जगह जगह अपमान हुआ, यहां तक कि वो हाथ जोड़ के खड़े रहे और प्रधानमंत्री ने उनके हाथ जोड़ने का उत्तर नहीं दिया। केवल आडवाणी नहीं, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और वकील साहब, ये कई ऐसे लोग थे जिनको लोग पढ़ा लिखा मानते थे, जिनकी लोकतांत्रिक परंपराओं पर भरोसा था, विश्वास था, और ये लोग विपक्ष में या पक्ष सत्ता में होते हुए भी लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते थे। लेकिन जो ये एरा चल रहा है, जो मोदी और अमित शाह का जो कार्यकाल है, इसमें ऐसे सारे नेताओं को 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और आपको बता दें कि 8 फरवरी तक चलेगा। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर देहरादून पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। आपको बताते चले कि देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने तमाम क्षेत्रवासियों को भी और क्षेत्र अधिकारियों के साथ में बैठक करके उनको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस फोर्स को ब्रीफ भी किया गया और वहीं इस बार विधानसभा में प्रवेश करना आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली के संसद भवन में असामाजिक तत्वों के घुसने के बाद में विधानसभा में सख्ती बढ़ा दी गई है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने भी जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विधानसभा सत्र में बिना पास के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, और फिर चाहे वो कर्मचारी हो या फिर मीडिया कर्मी। ये 5 तारीख से विधानसभा का स्पेशल सेशन आहूत किया गया, जो 3 दिन के लिए संभावित है। इसको देखते हुए चूंकि इसमें यूसीसी बिल को लेकर एक चर्चा होने की बात आ रही है, इसमें विधेयक भी पास होने की बात है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विधेयक पास होना है और उसमें चर्चा भी होनी है, तो इसकी सुरक्षा को देखते हुए आउटर इनर कॉर्डन जो हमारा रहता है उसको और सुदृढ़ किया गया है। बाहर से भी इसमें राजनीतिक अधिकारियों के करीब 12 अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ इस दौरान जब भी सत्र होता है तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से भी लोग पहुंचते हैं, उसको देखते हुए चारों तरफ बैरियर्स लगाकर उस पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट। जगत गुरु रामभद्राचार्य की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि उनका सिनर्जी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पर उनका इलाज भी लगातार जारी है। उनका हालचाल जानने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे हैं, उनका हालचाल भी जाना और इस दौरान चिकित्सकों से उनके उपचार संबंधी जानकारी भी प्राप्त की और कहा कि बाबा केदार से महाराज जी के शीघ्र स्वस्थ होने का कामना करेंगे। कि जगत गुरु रामभद्राचार्य की तबीयत काफी खराब है। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर रामभद्राचार्य का अस्पताल में इलाज लगातार जारी है, तो वहां पर मिलने वालों का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो आपको बताते चले कि जहां उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज ने राजपुर क्षेत्र के विधायक खजाना दास के साथ में विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी से शिष्टाचार से भेंट की है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष से कैबिनेट मंत्री मिले और सतपाल महाराज ने रितु भूषण से भी मुलाकात की है और विधायक खजाना दास भी वहां पर मौजूद हैं। आरटीओ में लगा वाहनों की फाइलों को खत्म करने के लिए विभाग ने इन फाइलों के
कवायद जो है वो शुरू कर दी है। मौजूदा समय में आरटीओ दफ्तर में पुराने वाहनों की करीब 10 लाख फाइलें जमा हैं और इन्हें कंप्यूटरीकृत करने को विभाग ने काम शुरू कर दिया है और पूरा डेटा जो है वो कंप्यूटरीकृत होने के बाद में फाइलों को नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में वाहन ट्रांसफर कराने, आरसी के नवीनीकरण, फिटनेस एवं टैक्स आदि कार्य कंप्यूटर के जरिए होंगे। दरअसल परिवहन विभाग की माने तो अभी तक 70% जो फाइलें हैं वो ऑनलाइन ही होती हैं। मौजूदा वक्त में सभी नए वाहनों का जो डेटा है वो ऑनलाइन ही फीड किया जाता है, जो कि डिजिटल हो गया है, उसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा काम हो रहा है कि आपने जो सही बताया कि पहले ढेर सारी फाइलें हमारे फिजिकल फॉर्म में रखी रहती थी। पूरी जगह में 8 से 10 लाख फाइलें हमारे यहाँ पूरे रखे हुए हैं। तो इससे क्या होता है, जगह भी कम होता है और जो धूल की बात कर रहे हैं, गंदगी की बात है, वो भी देखने में आती है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और एक बड़ा प्रयास किया गया है कि इन जो फाइलों को डिजिटाइजेशन करने का प्रस्ताव है और प्रस्ताव के साथ साथ एक काम शुरू भी हो गया है और 70% के आसपास हमारी फाइलें डिजिटाइज भी हो रखी हैं। जो फाइलें डिजिटाइज हो रही हैं वो हमारे ऑनलाइन उसको देख सकेंगे, हम लोग ऑनलाइन ही काम करेंगे उसमें और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम फाइल को निकालें बार बार। कई बार क्या होता है, फाइलें निकालनी होती है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बीते दिनों शहर के रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें रैन बसेरे में बिजली, पानी, साफ सफाई, शौचालय को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। सारी व्यवस्था को देखने के लिए कर्मचारियों की तैनाती करने के भी निर्देश उन्होंने दिए। कंबल, बिस्तर, तकिया आदि के साथ में अलाव की भी पर्याप्त व्यवस्था रखने को कहा। उन्होंने नगर निगम को निर्देश भी दिया है कि शहर के मुख्य स्थानों जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और व्यस्त चौराहों के पास में रैन बसेरों की सूचना के बोर्ड लगाए जाएं। नगर आयुक्त ने यह भी कहा कि नियमित तौर पर रैन बसेरों का निरीक्षण किया जाए और इस दौरान उन्होंने शहर में चलाए जा रहे अलाव की व्यवस्था को भी धरातल पर देखा। देखिए, जैसा आप अवगत हैं कि सर्दियों का समय है और कुछ लोग होते हैं जिनको रैन बसेरे की आवश्यकता होती है। तो इसके क्रम में मेरे द्वारा कुछ रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया और उसमें संबंधित एक्सीएन जो हमारे यहाँ पे निर्देश किया गया कि रैन बसेरों से संबंधित सूचना शहर के मुख्य स्थानों पर जहाँ इस तरह के वल्नरेबल लोग रहते हैं, खासकर आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन, मंडी क्षेत्र या घंटाघर, यहाँ पर सभी रैन बसेरों की सूचना विद कॉन्टैक्ट नंबर लगा दी जाए ताकि लोगों को पता रहे कि रैन बसेरे कहाँ पर हैं और उनको किससे संपर्क करें। उधम सिंह नगर में एक कंपनी की तरफ से सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया था और आपको बता दें कि परिषद के पंतनगर सिटकुल की अशोका लीलैंड कंपनी ने 4.5 साल का डिप्लोमा कराया था, जिसकी लड़ाई निकाले गए कर्मचारी और कांग्रेस नेता लड़ रहे थे। इसको लेकर उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और साथ ही हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश ने दर्जनों श्रमिकों के लिए भी एसएसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एसएसपी से उनकी तीखी बहस भी हुई और कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि दिसंबर में दर्ज हुए मुकदमे को लेकर अब तक मामले को टाला जा रहा है। जिन श्रमिकों से पूछताछ कर बयान दर्ज करने थे, उनके बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। माननीय विधायक जन और कुछ जो यहाँ पे अशोक लीलैंड के कर्मचारी, इनके द्वारा जो है यहाँ पे आवेदन किया गया कि जो एफआईआर इसमें पंजीकृत हुई है 29 दिसंबर को, उसमें कार्रवाई को लेकर इन्होंने मांग की थी। तो हमने इनको बताया है कि कानूनी प्रक्रिया इसमें चल रही है, एफआईआर इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है इन्हीं की डिमांड पे, कुछ लोगों द्वारा डिमांड की गई थी, तो उनके आधार पे, उनके एप्लीकेशन के आधार पे इसकी विवेचना जो है एएसपी उधम सिंह नगर सीओ सिटी का चार्ज जो देख रही है उनको ट्रांसफर की जा चुकी है। मैं कहना चाहूंगा कि अशोका लीलैंड ने जो हमारे उत्तराखंड के युवाओं के साथ फर्जीपना किया है, जो डिप्लोमा फर्जी निकला है, उन्हें जॉब से निकाल दिया है, तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। हम ये चाहते थे सख्ती से कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। अभी एसएसपी मंजुनाथ जी ने कहा है कि वो जल्द से जल्द इसमें जो है सबके बयान कराकर इस पर कार्रवाई करेंगे। 9-10 साल काम करवा के लास्ट में बाहर कर दिया गया और हमें एक डिग्री मिली है, वो डिग्री ना कहीं से वैलिड है ना उसमें कोई ट्रेड है और उसमें अशोक लीलैंड दोषी है। अशोक लीलैंड पुलिस प्रशासन के साथ मिलके हमें गुमराह कर रही है। एफआईआर भी हो चुकी है
और पुलिस प्रशासन हम पे ही ज़्यादा दबाव डाल रहा है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं होगा। हमें जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने पुलिस प्रशासन से इतनी रिक्वेस्ट है, जितने लोग के खिलाफ हमने एफआईआर कर रखी है उनको अरेस्ट किया जाए। पुलिस प्रशासन का कहना ये है, पुलिस प्रशासन कह रही है आपको जॉब नहीं देंगे, जॉब नहीं देंगे। हम जॉब के लिए आए नहीं है। पुलिस प्रशासन जॉब देने वाली कौन होती है? पुलिस प्रशासन का काम है न्याय करना, न्याय करो। अशोका लेलैंड कंपनी के द्वारा लगातार श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन हुआ है। इसके सारे साक्ष्य प्रमाण पहुंचा दिए गए हैं। मानव अधिकार आयोग के मध्य से ये यहाँ पे पंजीकृत केस करने के इनको आदेश हो गए, लेकिन डर के मारे उनको नहीं बुला रहे हैं। और ये बच्चे इन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर जो इनसे इतने साल नौकरी कराई और एक झटके में बाहर निकाल दिया, आज ये अपना न्याय मांगने आए हैं और यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं है। बड़े शर्म की बात। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक में जहां एक तरफ यूसीसी को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट में पेश किए गए 18 प्रस्तावों में से आपको बता दें कि 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, जिसमें फिल्म नीति को प्रस्तावित किया गया। और इस बात को लेकर भी डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि फिल्म की अवस्थापना सुविधाओं के विकास को देखते हुए फिल्म नीति प्रस्तावित की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स को कैसे बढ़ावा दें। इसी के साथ में उत्तराखंड के ऐसे स्थल जो हैं जहां पर शूटिंग की फिल्मों की शूटिंग हो सकती है, उनको भी बढ़ावा देना है। और हमारे छात्र पाठ्यक्रमों के जरिए कैसे फिल्म व्यवसाय से जुड़ सकते हैं, उसका फिर जो ध्यान है वो भी रखा गया है। जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा पुलिस ने खटीमा निवासी बीजेपी नेता गौरव सोनकर के लाइसेंसी शस्त्र का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। खटीमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपराधियों को आश्रय देने वाले अवैध खनन कारोबारी और सट्टेबाजों को संरक्षण देने वाले लिप्त उपद्रवी व्यक्ति गौरव सोनकर के पास में लाइसेंसी सत्र के लाइसेंस को निरस्त किए जाने के संबंध में कोतवाली खटीमा में से आपको बता दें कि एसएसपी के माध्यम से भेजी गई और रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर द्वारा आपको बता दें कि गौरव सोनकर के लाइसेंसी सत्र के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। वहीं पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना गौरव सोनकर के आवास पर दी गई और नोटिस भी चिपका दिया गया है। आपको बता दें कि अवैध खनन कारोबारियों को पर जो है सिकंजा लगातार कसता जा रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता गौरव सोनकर के खिलाफ भी कार्रवाई दर्ज की गई है। दरअसल लाइसेंसी सत्र का लाइसेंस जो है वो रद्द किया गया है और अवैध खनन कारोबारी को इससे संरक्षण भी दे रहे थे। पूरा मामला उधम सिंह नगर का है, जहां पर लाइसेंसी सत्र का जो लाइसेंस है वो रद्द किया गया है। अवैध खनन कारोबारी को संरक्षण देने के लिए रखते थे। जो लाइसेंस होल्डर, शस्त्र लाइसेंस होल्डर जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण होते हैं और जिनके विरुद्ध ये शिकायत होती है कि उनके द्वारा अपने शस्त्र के दुरुपयोग किया जा रहा है या शस्त्र के दुरुपयोग करने की संभावना होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस के कैंसिलेशन की रिपोर्ट थाने से भेजी जाती है। इसी क्रम में जो ये हमारे यहाँ गौरव सोनकर हैं, उनकी शस्त्र कैंसिलेशन की रिपोर्ट थाने से भेजी गई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसकी संस्तुति की गई और जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पुलिस की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए उनके शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है, जिसकी सूचना उसके घर पर उनके परिजनों को दे दी गई है। हरिद्वार जिला पंचायत सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में करीब 68 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। बैठक में मौजूद जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव भी रखे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने सभी प्रस्तावों को गंभीरता से सुना और तय समय में विकास कार्य कराने का आश्वासन भी दिया है। और इस दौरान राजेंद्र चौधरी ने यह भी बताया कि इस समय हरिद्वार जिला पंचायत की तरफ से बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य संबंधी कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं और उनका प्रयास है कि आने वाले समय में हरिद्वार को देश का सर्वश्रेष्ठ जिला बनाया जाए और यही कारण है कि उनके द्वारा
बोर्ड बैठक में सभी सदस्यों के प्रस्ताव माने गए और 68 करोड़ रुपए का जो बजट है वो भी पास किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत जल्दी हरिद्वार के जिला पंचायत सदस्यों का एक दल उड़ीसा जाएगा और वहां के विकास मॉडल को देखकर हरिद्वार में भी विकास कार्य कराए जाएंगे। आने वाला साल है, उसके बजट के विषय में आज की बैठक रखी गई है। जो हमारे जिला पंचायत की ओर से गांव के लिए प्रोग्राम चलते हैं, जो विकास कार्य चलते हैं, वो कैसे कैसे बजट हमें लगाना है, उस पर सभी हमारे सदस्यगण इकट्ठे हुए, उसी पर हमारा चर्चा हुई है। करीब हमारा टोटल मिला के जो बजट हमको अनुमानित 86-87 करोड़ का मिलता है। उधम सिंह नगर जनपद की थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी की 4 बाइक बरामद की हैं और उक्त मामले का खुलासा क्षेत्राधिकारी निहारिका तोमर ने अपने कार्यालय में किया, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि थाना ट्रांजिट कैंप अंतर्गत कई लोगों ने बाइक चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने चोरी का खुलासा करने के लिए जुट गई और इसी क्रम में थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने चेकिंग के दौरान आपको बता दें कि 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर आपको बता दें कि चोरी की 4 बाइक गंगापुर रोड शमशान घाट के सामने गन्ने के खेत से बरामद की है। के 2 आरोपी गिरफ्तार किए। एक का नाम है दीपक शर्मा जो मूलतः बरेली के हैं और दूसरा है विजय शर्मा जो मूलतः पीलीभीत जनपद के हैं। इन दोनों पर ही हमारे 2 मुकदमे जो ट्रांजिट कैंप थाना में दर्ज थे, उनकी बाइक चोरी का आरोप है। इनसे कुल 4 बाइकें बरामद हुई हैं, बाकी 2 बाइकों को तस्दीक किया जा रहा है। अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली, अभी इन्हीं दोनों का नाम प्रकाश में। पहले भी ये 4 वांछित नहीं है, 4 मुकदमों में पकड़े गए थे पंतनगर थाना के, वहां पर ये लोग गिरफ्तार हुए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।